हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अभी आने वाला जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा 2027 में, आप उस एग्ज़ाम में मैथ में कैसे 20/20 क्वेश्चन को सही कर सकते हो और आप अपने 40/40 नंबर मैथ में कैसे ला सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी स्ट्रेटजी बताऊँगा कि आपको मैथ को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मॉक टेस्ट कब लगाने हैं और कैसे लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या करना है, मैं आपको सारी स्ट्रेटजी बताऊँगा। यानी कि अगर आपको मैथ को बिल्कुल भी मतलब अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है ना, उसके बावजूद भी आप मैथ में 20/20 ईजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में मैथ में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। मतलब 20 में से आपके 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसे हर कोई कर सकता है, और जो मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े मतलब कैलकुलेटिव होते हैं, उसमें आप फंस सकते हो। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आप सारा कुछ मैनेज कर सकते हो। आप अपने मतलब आपके पास अभी ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हैं, 4 से 5 महीने आपके पास ईजीली हैं, तो आप इसमें आप मैथ को पढ़कर प्रैक्टिस करके काफ़ी अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। मैं तो कह सकता हूँ कि अभी आपके पास इतना टाइम कि आप मैथ में 20/20 ईजीली कर सकते हो 110%। बस मैं आपको जो बताऊँगा आपको उसको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। और मैंने मतलब यहाँ पर सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर अच्छे से लिख रखी हैं, आपको शायद यहाँ पर नहीं दिख रही होंगी, तो मैं आपको मतलब बाद में, अभी नहीं बाद में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप यहाँ से देख लेना। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पर साइड में स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा कि आपका मैथ में कितने कितने चैप्टर आते हैं। यहाँ पर लगभग मैथ में 18 या फिर 19 चैप्टर आते हैं। मतलब मैं आपसे पहले ही बोल दे रहा हूँ, पहले आपको ये मतलब अभी आपके पास टाइम है, तो आपको ये जितने आपको चैप्टर दिख रहे हैं ना, यानी कि आपको एक बार मैथ का सारा सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आपके पास अभी टाइम है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम ना होता तो मैं ज़रूर कहता कि आप मतलब मेन टॉपिक पढ़ लो, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, तो आप सारा सिलेबस अच्छे से एक बार कंप्लीट करो। अब आप लोग सोच रहे हो कि हमको मतलब अपना सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है। इसके लिए मतलब आपको यूट्यूब पर दीपक भाटी सर की जो दीवान जी बैच की जो वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर लगभग 117 या फिर कुछ वीडियो हैं, तो आपको उनको देख लेना है। और आपको मतलब उनकी और एक और उनकी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है। अगर आप यूट्यूब पर जाओगे, आप वहाँ पर लिखोगे मैथ फाउंडेशन बाई दीपक भाटी सर, तो आपको वहाँ पर भी लगभग 90 या फिर कुछ वीडियो मिल जाएंगी, तो आप उससे भी अपनी मैथ को कंप्लीट कर सकते हो। आप लोग मैथ को 80 दिन में, ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको 80 दिन में एक बार अपनी मैथ को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यानी कि उनकी आपको डेली 2 से 3 वीडियो देखनी है। अब हम आपको जो मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको उन पर ज़्यादा मतलब ध्यान देना है, उनको आपको ज़्यादा रिवीजन करना है, उनको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस में लाना है। जैसे कि आपको मतलब साइड में मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, आपको देख पा रहे होगे। आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, आपको इससे 2 से 3 सवाल आपको हर शिफ्ट में मिल जाते हैं, लाभ हानि और छूट से, और उसके बाद प्रतिशत और अनुपात से। इसके भी आपको मतलब हर एक शिफ्ट में 2 से 3 सवाल मिल जाते हैं। मैं आपका ये पिछले 2-3 सालों का डाटा लेकर आया हूँ, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। और समय और कार्य से आपको लगभग ऑलमोस्ट 2 सवाल आपको हर शिफ्ट में मिल जाते हैं। समय, चाल और दूरी से भी आपको लगभग 2 सवाल मिल जाते हैं। उसके बाद मेंसुरेशन 2D और 3D, ठीक है। मतलब आपसे बात करते हैं 2 साल पहले की, 3 साल पहले की, तो उस समय मेंसुरेशन से एक सवाल ही आता था, ठीक है। कभी-कभी एक सवाल भी नहीं आता था, या फिर आता था तो फिर खूब से खूब एक सवाल आता था। लेकिन अगर आप पिछले 1-2 सालों का एसएससी का डाटा एनालिसिस करोगे, तो ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में आपको इसमें मेंसुरेशन से 2 सवाल मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको मेंसुरेशन पर अब की बार काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको यहाँ से मतलब कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सारे फार्मूलों को अच्छे से पढ़ लेना। अभी आपके पास टाइम है, नोट्स बनाओ, उसमें आप फार्मूला लिख लेना, और आपको मतलब उनको सामने मतलब अपनी दीवार में चिपका लेना है, और आपको वो धीमे-धीमे याद हो ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आपको इससे 1 से 2 सवाल मिल जाते हैं, औसत एवरेज, इससे भी आपको 1 से 2 सवाल मिल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ, इन दोनों को मिला के देखो। अभी के टाइम में आप देखोगे एसएससी के एग्जाम में तो नंबर सिस्टम से कुछ ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं, आते हैं भी हैं तो वो 1-2 टॉपिक ही हैं नंबर सिस्टम से, उससे आते हैं, तो आप इसको बेसिकली आराम से कर सकते हो। लेकिन अभी मैंने क्या कहा आपसे, आपको पहले एक बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट अच्छे से करना है। कोई चैप्टर सवाल आता है या फिर नहीं आता है, बाई चांस जो चैप्टर सवाल नहीं आता है, अगर वही चैप्टर सवाल आ गया तो आप क्या करोगे। भाई ऐसा मेरे साथ भी हुआ है एसएससी जीडी के एग्जाम में। मैंने क्लॉक चैप्टर मैंने ऐसे ही एक बार पढ़ा था, मैंने सोचा कि क्लॉक चैप्टर से ये सवाल नहीं आते हैं, और बाद में भाई
2 सवाल आ गए थे मेरे क्लॉक से, मेरे दोनों सवाल छूट गए और ऐसे करके यार मेरे रीजनिंग में 18 क्वेश्चन सही बने। दिक्कत हो जाती है ना वैसे भाई, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ये चीज़ कभी मत सोचना कि इस चैप्टर सवाल नहीं आते हैं तो एग्जाम में भी नहीं आएंगे। हो सकता है उसी चैप्टर से अगर आपके सवाल मिल गए तो आप उसमें क्या करोगे। तो एक बार आपको अपना सिलेबस इसीलिए अच्छे से कंप्लीट करना है। और उसके बाद हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण से। इससे भी आपको 1 से 2 सवाल मिल जाते हैं और बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं। आप इसको यह बिल्कुल ईजीली कर सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई आपको क्या अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। देखो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 5 महीने हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने 80 दिन में एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। आपको मतलब देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो आप इन 7 दिनों को 5 और 2 दिन में मतलब डिवाइड करना है। पहले आपको 5 दिन में लेक्चर देखने हैं, डेली आपको 2 से 3 लेक्चर मैथ के देखने ही पड़ेंगे। और फिर उसके बाद 2 दिन में आपको 2 दिन में आपने जो पिछले 5 दिन में जो भी पढ़ा है आपको उसको रिविज़न करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऐसे करके आप ईजीली है भाई ईजीली 80 दिन में सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे। आफ्टर दैट इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगानी है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगानी आपको यूट्यूब पर ही प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगी दीपक पाटिल सर के। लेकिन जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक वो लोग यूट्यूब पर ही RW चैनल पर अपने प्रैक्टिस सेट चालू कर देंगे। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाओ, 100% लगाओ भाई। प्रैक्टिस सेट से प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है आपसे भाई। उसको मतलब उससे मतलब हो सकता है जो चीज़ आपने क्लास में ना सीख पाई हो वो आप वहाँ से सीख लोगे। और सीखते ही हैं प्रैक्टिस सेट से, सीख वहाँ से आपकी स्पीड बढ़ती है। और मॉक टेस्ट भाई ज़रूर लगाना। अभी नहीं कि अभी आपने सिलेबस भी नहीं किया, आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है। पहले आप लगभग मैथ में चैप्टर वाइज मॉक लगाओ, ठीक है। जैसे कि आपने आज चैप्टर पढ़ लिया परसेंटेज, आप टेक्स्ट बुक पर जाओ या फिर किसी और जहाँ से भी आप मॉक लगाना पसंद करते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से आप टेक्स्ट बुक पर ही मॉक लगाओ, वहाँ से अच्छा मिल जाता है मॉक टेस्ट। तो चैप्टर वाइज आप वहाँ से मॉक लगाओ। आपने परसेंटेज पढ़ा, जाओ परसेंटेज का मॉक लगाओ। SSC GD वाले से मतलब SSC GD का परसेंटेज का मॉक लगाओ। देखो आपका कितना नंबर बनना है। अगर आपका अच्छा नंबर बनना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनना है उस पर और प्रैक्टिस करो, उस पर और सवाल लगाओ। ऐसे ही करके धीमे धीमे आपकी मैथ मजबूत होती है भाई। मैथ में सारा खेला प्रैक्टिस का है भाई, वरना मैथ तो हर कोई कर ले जाएगा। क्योंकि देखो आज अगर आपको SSC GD में आपको मतलब एग्ज़ाम क्लियर करना है, सीधी सी बात होती है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी जे ऐसे 3 सब्जेक्ट होते हैं, इनमें आपको 18 प्लस नंबर सही मतलब 18 प्लस क्वेश्चन सही तो करने ही पड़ेंगे। और मैथ और रीजनिंग में आप इनमें अगर 20 मतलब अगर आप 2 में से आप किसी में भी एक में 20 क्वेश्चन सही कर लेंगे ना तो आप सिलेक्शन के और भी करीब पहुँच जाओगे भाई, ठीक है। तो यही था मेरा मैथ का जो भी हो। अगर पहले मैंने आपको वीडियो में क्या क्या बताया, पहले आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे आपको उन पर ज़्यादा प्रैक्टिस और उन पर ज़्यादा अच्छी पकड़ बना लेनी होगी। अगर उस चैप्टर से सवाल आते हैं तो आपको वो सवाल छूटने नहीं चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया था कि आपको एक अलग से अपनी नोटबुक बनानी होगी, ठीक है। उसमें क्या क्या करना होगा, आप जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आपको जो सवाल नहीं आ रहा है ना तो आपको उस सवाल को मतलब वहाँ पर मतलब लिख लेना है। और आपको उन सवाल को बार बार प्रैक्टिस में लाना होगा, ताकि अगर वो सवाल दोबारा आपको मॉक टेस्ट में या फिर प्रैक्टिस सेट में मिले तो आपको वो सवाल दोबारा देखते ही आपके पेन अपने आप चल जाए कि हाँ ये सवाल ऐसे होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप क्लास लें, जब आप मतलब लेक्चर देखें या मतलब किसके जब आप मतलब सिलेबस कंप्लीट करें और जो आप लेक्चर देख रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही सवाल लिख रहे हैं। आपको ऐसे नहीं करना भाई। आपको जैसे मान लीजिए आपने सर ने कोई एक टाइप पढ़ाई, ठीक है, उन्होंने उस टाइप के 4-5 सवाल करवाए। अब आपको उन 4-5 सवाल को अपनी कॉपी में नहीं लिखना मेरे भाई। अगर आप सब लिखोगे तो वो टाइम बर्बादी ही है और कुछ नहीं है। आपको आपको उन 4-5 में से जो सवाल थोड़ा दिक्कत कर रहा है ना, आपको उस एक सवाल को लिख लेना है। और आपको हर एक टाइप का एक सवाल तो यह लिखना ही है, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आप मतलब जब आप रिवीजन करें तो आप हर एक टाइप के सवाल को एक बार रिवीजन कर सकें, ठीक है। तुम्हारी यही थी मैथ की स्ट्रेटजी। अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से आप इसको फॉलो करना। डेफिनेटली आप अपने मैथ में 20/20 स्कोर कर ले जाओगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, जिसमें मैं आपको रीजनिंग की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।